सिमिलरली वो क्या कर रहा होता है, वो सब इदारों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल मैनेज कर रहा होता है। और वो जो मैनेजमेंट होती है वो इन एक्चुअली सब के सब इदारों को इकट्ठे लेकर चल रही होती है। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सब के सब इन इदारों को हो गए या इंसानों को हो गए, सबको एक दफा इकट्ठे कंबाइन करके लेकर चल रहा होता है। ऑल्दो उस कॉम्बिनेशन में, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंडर जितने भी इदारे हों, जितने भी इंसान हों, सब बराबर तो नहीं होते। कुछ कमजोर होते हैं तो कुछ ताकतवर होते हैं। उन सबको मैनेज करना, उन सबको लेकर चलना इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिन हम जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ये याद रखो, देखो, आप सब लोग चाहते हैं सिविल सर्वेंट बने, सब लोगों की ख्वाहिश है जी सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्वेंट बन के हमने किन को सर्व करना है जी, पब्लिक को सर्व करना है। अब लेट्स सपोज पब्लिक को सर्व करना है, तो पब्लिक को सर्व करने के लिए हमें फंडामेंटल्स तो पता होने चाहिए ना, किस तरह सर्व करना है, कौन से फंडामेंटल्स को फॉलो करना है, किन तरीकों से कंट्रोल करना होता है, किस तरह मैनेज करना होता है चीजों को, किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम्स को, और किस तरह एट द टॉप ऑफ द मैनेजरियल जॉब पर बैठकर किस तरह हर एक एक फंडामेंटल को इजीली सिंक्रोनाइज्ड करना होता है। ठीक है, इन सब चीजों को अगर हम टोटल 12 फील्ड्स हैं या 10 जितने भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स हैं, अगर आप सबको देखो या इवन इससे बाहर निकल कर देखो, तो हर एक फील्ड के अंदर, हर हर एक जगह पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हो। चाहे वो किचन हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो आपकी क्लासरूम हो, चाहे वो आपका होमवर्क हो, आप हर एक एक जगह पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में खड़े, आपने सोचा जी पहले रोटी बना लें या सालन बनाए। अच्छा जी, मेहमान अगर आए बैठे हैं तो ऐसे करते हैं, हम दोनों चीजें इकट्ठे चला रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, मीठा पहले देना बाद में देना। अब ये क्या है, व्हाट इज दैट, बेसिकली यू आर गोइंग टू मैनेज योरसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली आपका जी पेपर है जी, आपको क्विज आ जाता है, आपको कहते हैं जी 2 दिन बाद आपका क्विज है, देन व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, अब आप मैनेज कर रहे होते हैं जी, मैंने तो पढ़ी किताब नहीं है, इसके इसमें कौन कौन से टॉपिक करूं, किस तरह मैनेज करूं कि मैं ये चीज अचीव कर लूं। दिस इज एन अदर मैनेजरियल टूल जो कि हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। ऑल्दो जो जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स इन इस मैनेजरियल टूल में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत ज्यादा होती है। ये आप लोगों में नोटिस किया होगा अपनी क्लासेस में यूनिवर्सिटी लेवल पर, कि कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास के होते हैं जो पढ़ते थोड़ा है, नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ये आपने कॉमन चीज देखी होगी। अब बंदा कुछ स्टूडेंट को गालियां देते हैं, ये बड़े हरामी है भाई, ये चीटिंग कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, नहीं, बट इन एक्चुअली अगर आप एनालाइज करो ना, तो उसके अंदर या उस पर्सन के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन नजर आती है, दैट इज मैनेजरियल टूल या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक कंट्रोलिंग या बेसिक स्मार्टनेस जो है ना, वो मैनेजमेंट थी कि किस तरह वो अपनी चीजों को, अपने टाइम को मैनेज करके कम टाइम के साथ ज्यादा गेन कर लेता है। ठीक है, पहली चीज। नंबर टू इज दैट ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना इज अनदर आर्ट। मैं आप सबको आज टास्क देता हूँ, आप ना जहां भी होते हैं, अपने दोस्तों के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, आप किसी भी जगह पर, आपको एक टास्क देता हूँ, आपने ना अपने तमाम दोस्तों से, फॉर एग्जांपल आपके हैं 5 दोस्त, आप जिस जगह पर कम्युनिटी में बैठते हैं, जिसमें डेली रूटीन में बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली में बैठे होते हैं, आपने ना अपने सर्कल में, चाहे वो 3 का सर्कल है या 10 का सर्कल है या 5 का, आपने ना हर एक बंदे से ना 500 रुपीज कलेक्ट करने हैं फॉर द सेक ऑफ फ्लड। और ये डंडे के जोर पे नहीं, आपने कलेक्ट करने हैं थ्रू कन्विंसिंग पावर, थ्रू योर वर्ड्स। और फिर आप एनालाइज करना कि आपकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं भी सही या नहीं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में कितनी हद तक पोजीशन पर है, आपकी कोई बात को फॉलो अप करता भी है या कहता है चल भी चल, पहले तू खुद देख ले अपने आप को, ये कोई इस तरह की बात करता है या कहता है कि हाँ यार इसकी बात में वजन है, हमें करना चाहिए, हमें इस तरह करना। अगर तो आपकी बात को फॉलो अप किया जा रहा है, लोग आपकी बात को इफेक्ट अडॉप्ट कर रहे हैं,
और लोग आपकी बात को फॉलो करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। और अगर आप समझते हो आपकी बात को फॉलो अप अभी नहीं किया जा रहा या इग्नोरेबल समझते हैं फैमिली मेंबर्स भी, दोस्त भी, व्हाटसएवर इट इज, it doesn't mean you're not a good administrator. It means that you need some time to polish your services। ठीक है। सिमिलरली आपके पास दो टास्क दे दिए जाते हैं। इस एक टास्क ये दे दिया जाता है कि आपने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, छोटा सा मिनी फंक्शन, और घर के अंदर फंक्शन है जी, आपने छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है जिसमें 50 बंदे आ रहे हैं या 30 बंदे आ रहे हैं, और उस फंक्शन की ऑल एंड ऑल आप है। आपने मैनेज करना, चीजों को लाना, हर चीज को मैनेज करना आपने। अगर तो आप बेजार हो जाते हो, आप थक जाते हो, या आप समझते हो मेरे से होता नहीं है, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड इफेक्टिव, या यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, जिसकी जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट मजीद पॉलिश होने की जरूरत है, जिसको आपको मजीद अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सिमिलरली जो कैंडिडेट्स आप में से, अच्छा मैं इस चीज को क्यों मिसाल दे रहा हूँ, घर से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हम सब की कॉमन कॉमन प्लेस जो है वो घर ही होती है, बेसिक प्राइमरी, जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, और वहां से ही हम सीखते हैं कि हमने किस तरह मैनेज करना है अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को, अपने हर एक इवेंट को। तो उस मैनेजमेंट में हमारी जो, ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ तक बातें वैसे आप लोगों को समझ भी आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? मुझे जल्दी से अपडेट करते जाया करो, जी क्विकली। सर, समझ आ रही है। ओके। ओके। दूसरी बात, आप लोग ना मैसेज कर दिया करें, और हर एक बंदा और बंदी को मुझे मैसेज नजर आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप लोग इसको स्क्रीन स्क्रीन करें, वॉइस नोट ना भी करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू मैसेज दैट। ठीक है। श्योर। मैसेज मुझे नजर आ रहे हैं आप सबके। ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको लाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जो कि हमारी यूं समझो गवर्नमेंट लेवल पर या पब्लिक लेवल पर। पहले एक चीज समझ लो, हम जब वर्ड यूज करते हैं ना पब्लिक, इट मींस गवर्नमेंट की चीजें या गवर्नमेंट की लेवल तक। एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है आप भी, कोई दूसरा बंदा भी खड़े होकर कोई भी काम करे या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यही समझ लो, प्राइवेट ये होता है जो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहा हो, या उसकी अपनी सेल्फ ऑन्ड कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, वो अपने बिहाफ पर कर रहा हो। जब हम पब्लिक की बात करेंगे ना, इट मीन स्टेट इन्वॉल्व है। और स्टेट किसकी होती है, या स्टेट किसको हेल्प कर रही होती है, या किसको सर्व कर रही होती है, वो अवाम को सर्व कर रही होती है। जब हम कहते हैं ना अवाम को सर्व करिए, तो इट मीन्स दैट यूं समझ लो पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, या पब्लिक की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। नाउ हमारा ये जो टॉपिक है या ये सब्जेक्ट है, दिस इज ऑलमोस्ट 8% कह लो लिंक्ड विद योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से रिलेटेड हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक दफा ना खामोशी से समझ लो कि भाई मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पफुल होती है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव बॉडी टू कंट्रोल द masses, or to effectively implement all the rules and regulations to the on the masses। ठीक है। प्लस किस तरह मैनेज करना होता है इन सबको, इंसानों को, ये जितने भी होते हैं इन सबको किस तरह मैनेजेरियल बनाना होता है। देखो, मुल्क के अंदर ना, किसी भी मुल्क के अंदर, या मैं आप जनरल पाकिस्तान की बात करूं, किसी भी मुल्क के अंदर चार मेजर पिलर्स होते हैं जो मुल्क को चला रहे होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी मुल्क को चला रहे होते हैं। उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है आपका लेजिस्लेटर्स, जिसको हम कहते हैं
पॉलिटिशियंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह रहे होते हैं, लेजिस्लेटर्स भी कहते हैं, पॉलिटिशियंस भी कह रहे होते हैं, इनको हम नेशनल असेंबलीज भी कहते हैं, सेनेट भी कहते हैं, ये सारी क्या कहते हैं, लेजिस्लेटर्स। एक होते हैं लेजिस्लेटर्स, ठीक है। नंबर टू, इनके अंडर आते हैं एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स कौन होते हैं? वो जो कि लेजिस्लेटर्स के बनाए हुए कानून उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द पब्लिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जेक्टिव्स। एग्जीक्यूट जो करते हैं कानून को ना, एग्जीक्यूट करते हैं, हम उनको क्या कहते होते हैं? एग्जेक्टिव्स। इसी तरह द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर जुडिशरी। देखो, जुडिशरी क्या होती है? ये जो जजेस वगैरह, ये जो आपकी कानून साजी होती है, सॉरी, ये जो आपकी जितने भी जो जजेस फैसले कर रहे होते हैं अदालतों में बैठ के, लाहौर हाई कोर्ट हो, कोयटा हाई कोर्ट हो, सिंध कराची हाई कोर्ट हो, या पिशावर हाई कोर्ट हो, या इवन सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारे जो होते हैं, दीज ऑल विल कंसिडर इन द टर्म्स ऑफ जुडिशरी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल सिंपल, चौथी होती है आपकी मीडिया। ये अब इमर्ज हुआ है। मीडिया की जो पावर है, या मीडिया एज अ पिलर के तौर पे, ये रिसेंट टाइम्स में इमर्ज किया गया। पहले इससे पहले हम सिर्फ तीन पिलर्स को कंसीडर करते थे। अच्छा, अब ये जरा समझो कि भाई ये जो तीन पिलर्स हैं, इनका क्या काम होता है। और ना, एक बात माइंड में बिठा लो आप सब लोग, जो हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना, इसको अगर आप थ्योरी के तौर पे ज्यादा लोगे ना, ज्यादा कोशिश करोगे थ्योरीज याद करने की, या थ्योरी के तौर पे ज्यादा डेप्थ में जाने की, तो आप रहोगे कंफ्यूज्ड। और उस कंफ्यूजन की वजह से आप इफेक्टिवली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे इन योर डेली लाइफ में, ठीक है। और अगर हम पेपर की सेंस में देखें, तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू शुड नो दैट कि आपके जो पेपर्स आ रहे हैं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये बताओ जी खाली व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या व्हाट इज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो इस तरह का सवाल ही नहीं कर रहा। वो कर रहा है इस तरह सवाल, आपकी डेली लाइफ या रिसेंट टाइम्स में जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो रही है ना, उससे वो लिंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम was launched by the government of Pakistan, under which administrative rule this is an effective approach, either new public management या ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट। अब यहाँ आपका टोटल जो लिंक है ना, वो आपकी रीसेंट टाइम्स के साथ है। बजाय इसके आपकी, अब आप किताबें 10,000 किताबें पढ़ लो, उसके अंदर एहसास प्रोग्राम का जिक्र ही नहीं होगा, ठीक है। आपको एक चीज याद करनी है, जो चीज मेजर फोकस करना है, फोकस ये करना है अपने आप को क्रिटिकली इफेक्टिव बनाओ इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के तौर पर हर एक चीजों को जो अभी रिसेंट टाइम्स में हो रही हैं, एक तो उनका पता होना चाहिए, और फिर उनको इफेक्टिवली एप्लीकेबल समझना, या एप्लीकेबली इन्फ्लुएंस करना, आपकी जो भी सिलेबस के अंदर टर्म्स हैं उसके साथ लिंक करना, इज द बेस्ट आर्ट टू गेन द मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है। not only maximum numbers but also helpful in the terms of you समझो आपकी अगली आने वाली लाइफ में भी आप वो चीजों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीजें आपके लिए ज्यादा सूटेबल होंगी जब तक आप सर्विसेज में आओगे, जब तक आप अपनी लाइफ में जाओगे, ठीक है। चलो जी, मुझे यहाँ तक बताओ, पहले बातें यहाँ तक क्लियर हुई हैं, कुछ समझ भी आई है या ऊपर से गुजरेंगे? क्विकली बताते जाओ। आई अंडरस्टैंड दैट, क्लियर, ओके, समझ आ गई, ओके। बाकी लोग, ठीक है, ओके। ये 1 2 3 4 5 6 कौन है? क्विकली बताओ। जो लोग एब्सेंट माइंडेड होंगे ना, उनको तो क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा।
मेक श्योर दैट, ठीक है, बी एक्टिव एंड इफेक्टिवली लिसन और राइट व्हाटसएवर यू आर डूइंग, ठीक है, और उसको अपने नोट्स में शेयर कर देना या अपने नोट्स में एडिशन करते जाना। चलो, अब देखो, हमने तीन बातें की या चार पिलर्स की बातें की। चार पिलर्स की क्या बातें की? हमने बताया कि आपका जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटर्स और अ, ये जो होते हैं सॉरी, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटर्स एंड मीडिया, ये चार फंडामेंटल पिलर्स होते हैं जो कि किसी भी मुल्क के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उन चार पिलर्स में से अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट बेस करता है, वो याद रखना आपका है एग्जेक्टिव, क्योंकि हम जो आप सब लोग बनने जा रहे हैं, दीज आर पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, ठीक है। और एग्जेक्टिव क्या काम कर रहे होते हैं? वो एक्चुअली पब्लिक को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं। और यही बात, यही वजह, यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से चाहे आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल में है या नहीं है, बट इन, इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो लिंक कर रहे होते हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इसको इफेक्टिवली पढ़ लेते हैं, याद रखना, जब आप लोग CSS क्लियर क्वालिफाई करके इंशाल्लाह जब आप CSA जाते हैं, सिविल सर्विसेज एकेडमी जाते हैं, वहां जाकर ये वाला सब्जेक्ट एज इट इज पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट ने पहले ही पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका उसको वो एज मिल जाता है, वहां उसको अच्छे नंबर आते हैं और वो गेन करता है मार्क्स, और ये वो इंप्रूवमेंट आती है। सो मेक श्योर दैट इस सब्जेक्ट को लीनियंट नहीं देना। इस सब्जेक्ट का एडवांटेज ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ना सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की डायग्नोज होंगे, बल्कि पब्लिक एड का सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बल्कि इस सब्जेक्ट को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है इन द केस ऑफ एसए, इन द केस ऑफ करंट अफेयर्स, इन द केस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। अभी हम जो डिस्कस करेंगे बाकी भी चलो सब्जेक्ट में होगा, लेकिन इन तीन सब्जेक्ट में तो लाजमी इस्तेमाल करना है, बिकॉज आपके मुल्क में, पाकिस्तान में जो ठीक है, और वो जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट को आप लोगों ने लीनियर नहीं ना, इस सब्जेक्ट की टर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज, इनको आपने इस्तेमाल करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलो, अब हम तीन सब्जेक्ट्स की बात, कोई सवाल है तो पूछ लो, किसी के माइंड में कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, एनीवन। मेरा माइक अनम्यूट ना करें। सर ओके, जिनका क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हैंड रेज कर लें, उसके बाद पूछ लें क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन, पर अक्सा मुझे अनम्यूट करके पूछो, क्या बात करने की कोशिश करें आप? थ्योरी बेस्ड हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। और मैथ, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि इसमें मैथ क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होगा, तो मतलब मैथ वाले कोई क्वेश्चन। मैथ, एक मिनट, बंद करें, म्यूट करो। अक्सा, मैथ का पोर्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंक्लूड होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैथ इज समथिंग एल्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग एल्स, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें। मुझे आपकी एक तो वॉइस आपकी पीछे से डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है, शायद उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा मुझे गाइड कर दें। अकाउंट्स, नो नो नो, देयर इज नो अकाउंट्स रिलेटेड डाटा इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने आप लोगों को इलेबोरेट नहीं किया स्टार्टिंग में कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। देखो, हमने जो इस सब्जेक्ट में पढ़ना है वो बेसिक पढ़ना है
आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिकल थ्योरीज क्या थी बेसिक, और उनमें से हम एक दो या मेन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स अप्रोचेस क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस क्या होती हैं, ठीक है, और किस तरह हम ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मैनेज करते हैं उनके ऊपर है। फिर इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हो गए, पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं लोगों के अंदर, ये किन तरीकों से हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को इम्प्रूव इन्हांस कर सकते हैं, और इसी तरह गवर्नेंस की एक्टिविटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किस तरह ला सकते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हम ये सब कुछ करने के साथ साथ हम फिर ये भी बातें करेंगे कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। ये जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। सो इस तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम अकाउंट्स रिलेटेड या स्टैट्स रिलेटेड कोई डाटा या कुछ इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। और मेक श्योर दैट इस तरह की अकाउंट्स या स्टैट्स रिलेटेड डाटा भी आपके पेपर में नहीं आता। हसीब बॉय आपको रिमूव कर दिया जाएगा अब अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी तो, ठीक है। ये सेकंड टाइम हो रहा है। चलो, और किसी के माइंड में सवाल है जल्दी से पूछ लो। नो, ओके, चलें जी। अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, हम उन तीन स्ट्रक्चर्स को ना थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजों को इलेबोरेट करता जाऊंगा। जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो, मस्ट टाइप योर मैसेज और हैंड रेज कर लिया करो। फिर उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे क्वेश्चन कर लिया करूंगा, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जितना हो सके इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अच्छा, मैं ये सब्जेक्ट आप लोगों को क्यों गाइड कर रहा हूँ, पहले एक बात समझ लो। अ, एक दफा पीएमएस के अंदर पब्लिक जैसे सीएसएस के अंदर एसए को रगड़ा लगता है, ये कोई और सब्जेक्ट को रगड़ा लगता है, इसी तरह पीएमएस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को रगड़ा लगा था। एंड आई वाज इन दैट एग्जाम, ठीक है। और ऑल दो मेरी एक्सटेंसिव इतनी ज्यादा रीडिंग नहीं हुई हुई थी इस सब्जेक्ट उस टाइम, जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी रीडिंग थी हमें, नहीं, लेकिन आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट एज वेल उस टाइम, ठीक है। दो पेपर्स हुए थे, दोनों पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ क्वालिफाई किया, बल्कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। जहां स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स नहीं आ रहे थे एक पेपर में, वहां आई गॉट 60 मार्क्स, 60 प्लस से या 60 मार्क्स। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, जहां से आई रियलाइज दैट कि एग्जामिनर क्या चेक कर रहा होता है और स्टूडेंट्स कहाँ ब्लंडर कर रहे होते हैं। देखो, एग्जामिनर, मैंने अभी जो जैसे स्टार्टिंग में मिसाल दी ना, कि आपकी एग्जामिनर जो है ना, वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्टेम्परेरी इश्यूज के हिसाब से देखना चाह रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी उसने बात की है, वो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उसको लिंक करो रिसेंट टाइम्स की एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप उस चीज को इफेक्टिवली लिंक करो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होती हैं। मैं अगर उसी के अंदर मिसाल दे दूं कि भाई देखो, अ, आज से पहले शायद कभी ज़ैनब ऐप नहीं बनी थी, आज ज़ैनब ऐप बन गई है। ये किसने बनाई है जी? गवर्नमेंट ने बनाई है। किन के लिए भी? खवातीन के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। ये क्यों बनाई गई? दिस इज अनदर आर्ट ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कि एडअप किया गया। इसी तरह शायद आज से पहले कभी अ, एहसास प्रोग्राम जैसे कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए थे, या यूं समझ लो, ये जो है इमरान खान ने अभी बनाया था एक इंटरनेशनल, जो फॉरेन पैसे भेजते हैं लोगों को, उनका भी एक ऐप बनाई थी। ऐप्स की इंट्रोडक्शन आज से पहले तो नहीं हुई थी। दिस इज अनदर, हाँ जी, रास्त बिल्कुल सही। इस तरह की ऐप्स की इंट्रोडक्शन करवाना, इस तरह की इफेक्टिव पॉलिसीज को अडॉप्ट करना। अच्छा, फिर एक दो आपने और दी, सिटीजन पोर्टल का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वेरी गुड अक्सर। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जो कि पहले नहीं होती थी, और आने वाले दौर में इसी तरह मजीद इंट्रोडक्शन होंगी। ये क्या है? ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशंस है। और वो जो एग्जामिनर है, याद रखो, आप लोगों ने ये वाला सब्जेक्ट जैसे जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो अब से, या जैसे भी,
आप लोगों ने कोशिश करना है जो भी टॉपिक पढ़ो उसको लिंक करो रिसेंट टाइम्स की एग्जांपल के साथ। और अगर आप लिंक करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो याद रखना आपके पेपर में भी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसकी एक यही है कि आप इन एग्जामिनर ये बात समझ जाता है कि ये बंदा, ये बंदी खाली रट्टा तोते नहीं है, या रट्टा तोता नहीं है जो बैठ के सिर्फ किताबें रट्टे लगा के वही वाले थ्योरीज आकर लिख देती है। उसको भी पता है हजारों थ्योरीज का, उसको भी पता है किताबों के अंदर ये थ्योरीज है। वो कहते हैं भाई आप चीजों को लिंक करो रिसेंट टाइम्स के साथ। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। देखो, तीन हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटर्स। इन सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर या हाईएस्ट पोजीशन पर होता है आपका लेजिस्लेटर्स, कानून दान, जिसको हम कहते हैं कानून दान, जो कानून बनाते हैं। ये इनको हमने क्या नाम दिया होता है, आमतौर पर हम कहते हैं पॉलिटिशियंस। ठीक है, याद रखना किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिक्टेटरशिप की फॉर्मेट में भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थियोक्रेसी की फॉर्मेट में भी हो सकता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल हो गए, ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की हम बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक ही पर्पस है, उसका पर्पस क्या है, कानून बनाना। और वो कानून कौन किसके लिए बनाना, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर वो गवर्नेंस या कंट्रोल कर रहे होते हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जो कानून बनाते हैं वो कानून किस तरह बनाते हैं, देखो पहली बात तो ये समझो कि ये जो आपके लेजिस्लेटर्स होते हैं, कानूनदान, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये उसी अवाम में से उठकर आए होते हैं जिस अवाम का इन्होंने कानून बनाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमएनए देख लो, एमपीए देख लो, ये वही लोग होते हैं जो कि आपके मुल्क के अंदर कानून साजी कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उस कानून साजी में जब ये कानून साजी कर रहे होते हैं, उस कानून साजी में अ, कुछ राय देने वाले आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है। चलो हम इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पहले ये समझो कानून एक बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कानून बना लिया इन्होंने कि हर पूरे पाकिस्तान में, लेजिस्लेटर्स कानून बना लिया कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदा एक दिन में मैक्सिमम 3 रोटियां खा सकता है। ठीक है, एक कानून पास हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब कानून बना, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं एग्जेक्टिव्स, जो कि आप और हम सब लोग बनने की कोशिश में लगे हैं, चाहे वो सिविल सीएसएस के थ्रू हो या पीएमएस के थ्रू हो या पीपीएससी या एफपीएससी के थ्रू हो। ठीक है, वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है आप सबको, काइंडली मुझे अपडेट कर दें जी। ओके, सर मुसलसल नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर आता है फिर ठीक हो जाता है, मुसलसल नहीं है। ओके, अब ठीक है, शाह मुझे बता अब दें आप। जी सर, अब ठीक है। ओके ओके, चलो अब सही है, तो फिर हम कैरी ऑन करते हैं। जहाँ डिस्टॉर्शन आए तो मुझे काइंडली मैसेज कर दिया करें, मैं रुक जाया करूंगा, उसके बाद फिर कैरी ऑन कर दिया करेंगे। ओके, चलें जी। हम बात कर रहे थे एग्जेक्टिव्स की। देखो, कानून एक बनाया, कानूनदान लेजिस्लेटर ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद वो कानून हैंड ओवर कर देते हैं आप किसके, एग्जेक्टिव्स के। अब एग्जेक्टिव्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं, पहली टाइप होती है सिविल एग्जेक्टिव्स, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं या सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है मिलिट्री एग्जेक्टिव्स, और जिसको हम मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। जो आप लोग देखते हो, कैप्टन हो गया, मेजर हो गए, ब्रिगेडियर्स हो गए, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री एग्जेक्टिव्स। ठीक है, और इसी तरह दूसरी टाइप होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल एग्जेक्टिव्स। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली जो कानून बने होते हैं उन कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? बिकॉज पूरी एग्जेक्टिव बॉडी, पूरे पाकिस्तान की या पूरे किसी भी कंट्री के अंदर जो एग्जेक्टिव बॉडी होती है वो पूरे मुल्क के हर एक एक कोने में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हर एक तहसील के अंदर कोई ना कोई आपको असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एग्जेक्टिव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इस तरह की पोस्ट आपको नजर आए। ठीक है, और जहां जहां आबादी होती है उस आबादी के हिसाब से SHO, SSP, ASPs, ये जितनी भी पॉलिस स्ट्रक्चर है वो भी होता है। ठीक है, सिमिलरली जितना हमारा बॉर्डर होता है, जिस जिस जगह पर हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, उन सब जगहों पर आपकी आर्मी की ब्रिगेड्स होती हैं, आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉय होती हैं, वो सब स्ट्रक्चर्ड होता है। सो देयरफॉर कानून बनाने के लिए तो लिमिटाइज्ड बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, बट कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो इफेक्टिवली पूरे पाकिस्तान या पूरे कंट्री पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। और जब वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं या जो जो उसके अंदर चैलेंजिंग सिचुएशन जनरेट होती है, वो चैलेंजिंग सिचुएशन शिफ्ट करती है टुवर्ड्स जुडिशरी। अब मैंने मिसाल दी थी, फॉर एग्जांपल, कानून दानों ने कानून बना दिया जी 3 रोटियां खानी है आप सब ने मिलकर, कानून तो बन गया 3 रोटियों वाला। कानून बनने के बाद अश्मा म्यूट कर लो भाई। अच्छा, कानून बनने के बाद वो कानून इम्प्लीमेंट जब किया एग्जेक्टिव्स ने हर एक एक एरिया के लोगों पर, हर एक जगह के लोगों पर, तो पता चला कि भाई कानून जब इम्प्लीमेंट किया कि 3 रोटियां खानी है, तो पता चला एक बंदा पहले शायद 10 रोटियां खाता था, और जब उसके ऊपर 3 रोटियों की कंपलसेशन लगी है, उसकी तबीयत खराब हो गई या नासाजगार हो गया, बीमार हो गया, और वो जिंदगी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अब जी ये कानून था जी 3 रोटियां खाना था, अब हम उसको रोटी कैसे दें? अब ये वाला कि वो बंदा केस करेगा इस कानून के खिलाफ किसके पास? जुडिशरी के पास, जजेस के पास जाएगा। जजेस देखेंगे कि भाई अगर एक बंदा बीमार होता है और उस बंदे की ताकत जा रही है, तो उसके ऊपर जी कंपलसेशन नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ 3 रोटियां खाए, वो 4 रोटियां भी खा सकता है, वो 5 रोटियां भी खा सकता है। अब जुडिशरी खुद कुछ नहीं कर सकती, कानून को खुद नहीं हिला सकती। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी इन्हीं कानून साजों को कहेगी, लेजिस्लेटर्स को कहेगी कि भाई साहब ये कानून के अंदर इस तरह की चेंजेस करें ताकि लोग आसानी फील करें, कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, उस कंफर्टेबिलिटी की वजह से आप इस कानून के अंदर ये अमेंडमेंट्स करें, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जेक्टिव बॉडी जब कानून लगाती है तो उसी दौरान भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स से क्रिएट होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं ये जो एग्जेक्टिव बॉडी होती है और लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये आपस में मिलकर इफेक्टिवली कानून साजी कर रहे होते हैं। तो एग्जेक्टिव्स क्या करते हैं? एग्जेक्टिव प्रॉपरली कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो लेजिस्लेटर्स को गाइड करते हैं, और लेजिस्लेटर्स उन कानून की इम्प्लीमेंटेशन या बनाने में इफेक्टिव रोल प्ले आउट कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखते हैं। रियली सॉरी फॉर दैट। आवाज आप सबको आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, अब देखो हम रीसेंट टाइम्स की एग्जांपल लेते हैं। 2017 या 18 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कानून दानों ने एक कानून पास किया। उस कानून में क्या किया कि खवातीन के तशद्दुद को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि अगर खातून या कोई औरत के ऊपर तशद्दुद होता है तो वो खातून पुलिस को कॉल करके ऑन द स्पॉट अपने हस्बैंड को या कोई भी जो भी वो कर रहा होता है, पनिशमेंट कर रहा होता है या फिजिकल कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, उसको वो अरेस्ट करवा सकते हैं। अब ये कानून बन गया।
कानून बनने के फौरन बाद, एग्जैक्ट आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद, एक केस सामने आ गया। वो केस क्या आया? केस ये हुआ कि एक खातून ने के ऊपर तशद्दुद हो रहा था या नहीं हो रहा था, व्हाटएवर इट इज, उस खातून ने पुलिस को कॉल की और अपने ही हस्बैंड को उन्होंने अरेस्ट करवाया। अब जब अरेस्ट करवाया तो अच्छा, एक दिन तो अरेस्ट हो गया, अगले दिन वो बेल पर खामद बाहर निकला। उसने खामद ने बाहर निकलते ही पहला काम ये किया कि उस औरत को तलाक दे। अब इसी तरह नंबर ऑफ केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो उस कानून को फिर इमेंड किया गया कि इस कानून के अंदर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन या अमेंडमेंट की जाए ताकि नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस रुकें। क्योंकि सोसाइटी के अंदर अगर नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस बढ़ते हैं तो वो एक अनरेस्ट सिचुएशन बिल्टअप होता है। तो अब इसी तरह हम ये बात समझते हैं कि जो हमारी जो लेजिस्लेशन या इफेक्टिवली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसके अंदर हम जो वर्क कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा होता है वो तीनों की कोलैबोरेशन के साथ चल रहा होता है। और इन तीनों के ऊपर जुडिशरी, लेजिस्लेटर्स, एग्जेक्टिव, इन तीनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा होता है? वो मीडिया होता है। मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा होता है, मीडिया अपनी परफॉर्मेंस प्ले कर रहा होता है और लोगों को गाइड कर रहा होता है कि भाई हमने किस तरह इसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, या हम जो कानून बनाया है उसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, या उसके अंदर क्या क्या चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती हैं। उन सब को चेंज करने, उन सब को गाइड करने के लिए मीडिया अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर रही है। सो देयरफॉर इट कैन बी इजीली एनालाइज दैट कि ऑल these four pillars are the backbone of every country, which runs the system of the government, which runs the public, which also administrator the all over the public which is present in that particular area, या जो हम टेरिटरी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है? तो मुझे बताओ, कोई सवाल है? जल्दी से पूछ लो। हाँ जी सुमेरा। जी जी पूछें सुमेरा। सर समरा नाम है मेरा। ओके सर मेरा समरा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का बताया है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों में होते हैं, तो समरा इनका ये क्या देखें काम? देखो, ये जितने भी हैं, पुलिस हो, आर्मी हो, सिविल, आपके एसीडीसी या जितने भी होते हैं, इसी तरह कस्टम वाले, ये सारे के सारे एग्जेक्टिव्स में आते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं। देखो, एग्जेक्टिव्स और लेजिस्लेटिव में फर्क क्या होता है, या इसको इस तरह भी याद रखो, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पीपल या डेमोक्रेसी ये होती है जिसके अंदर ना लोग इलेक्ट करते हैं स्पेसिफाइड पीपल को। जैसा कि आप अपने इलाके में देखो तो आपकी एमएनएस, एमपीएस जो बनते हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, उनको हम कहते हैं कानून दान या कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं, एक लेजिस्लेटर्स। ठीक है, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, या चाहे वो एग्जेक्टिव होते हैं, वो एग्जेक्टिव चाहे मिलिट्री वाले हों या सिविल हों, जो ब्रिगेडियर्स होते हैं, वो नॉन इलेक्टेड होते हैं। उनको आवाम नहीं सिलेक्ट करती, उनको इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करता है, उनको स्पेसिफाइड टेस्ट के थ्रू क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हो सीएसएस की। अब सीएसएस का एग्जाम जो है वो आपकी आवाम का एग्जाम नहीं है। वो एग्जाम बेसिकली एक स्पेसिफाइड पैटर्न पर डिफाइन किया हुआ है। वो एग्जाम प्रॉपरली किसी इंस्टीट्यूशनलाइज वे से आपका कंडक्ट किया जाता है, और जो उस एग्जाम क्लियर करता है, चाहे वो कुछ भी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी हालत से बिलोंग करता है, he or she can easily access या reach to the position of executive। ठीक है, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी होती, सॉरी, जो आपकी डेमोक्रेसी होती है या लेजिस्लेटर जिनको कानूनदान कहते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कि अवाम उनको सिलेक्ट करती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर, आपने समझ। ओके, और किसी माइंड में सवाल है? अगर सवाल आप लोगों के माइंड में नहीं आएंगे ना, तो मेरे माइंड में बड़े सवाल आते हैं।
और मैंने बड़े बड़े सवाल पूछने हैं वन बाय वन। ओके, बल्कि मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट देखने दो मेरे नाम किस किस के। ओके जी, ऐसे तो सर डेमोक हसीब वॉइस ओपन करके पूछ सकते हो आप। डिफरेंस बता दो। ओके, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो दो है। पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पीपल वो होते हैं, या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पीपल वो होते हैं जो कि अवाम के जरिए सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्टेड बंदे। ठीक है, ना कि सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड बंदे। सेलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब ये होता है जिनको अवाम इलेक्ट करती है, अवाम की वोटिंग से वो इलेक्ट होकर आते हैं। दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी होती है, दैट आर दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेड बंदे। आप लोग सीएसएस का पेपर पास करोगे, इंटरव्यू में जाओगे तो आप सिलेक्ट होगे, ठीक है, ना कि इलेक्ट नहीं होगे। ठीक है ना, आपको स्पेसिफाइड पीपल सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये बंदा, ये बंदी इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, पहली बात। दूसरी बात, जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पीपल होते हैं या लेजिस्लेटर जिनको हम कहते हैं, उनका स्पेसिफाइड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आए, 3 साल के लिए आए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए आए, एज एन इलेक्ट, एज एन सेनेटर 6 साल के लिए आ गए थी। लेकिन इसके रिवर्स में ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनका एक पूरे हायरार्की होती है। उनका एक 17वां स्केल होता है, 18वां स्केल, 19वां, प्रोग्रेस करते 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 20वें 22वें तक जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, जबकि इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज नो सच टाइप ऑफ हायरार्की। ठीक है, वहां डायरेक्ट आप लोग 5 साल के लिए आते हैं और वहां एम्बिग्युइटी ज्यादा होती है। मीन आफ्टर 5 इयर्स फिर दोबारा मेहनत करो, फिर आप कहीं पोजीशन के लिए आना है तो देन गो फॉर इट। फिर आपकी प्रोग्रेस है, आपकी ऊपर डिपेंड करती है, आपकी एफर्ट पर। ठीक है, हसीब समझ आई? सर आई थिंक समरा का जो क्वेश्चन था वो ये था कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में फर्क क्या होता है, तो मेरे ख्याल से इसको एलैबोरेट कर दें इनके लिए। ओके, मैं कर देता हूँ। समझ आ गई? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ये सॉरी, ऐसे अगेन बताते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कौन सेलेक्ट करता है। ब्यूरोक्रेट्स को अक्सर सिलेक्ट कौन करता है? जैसे एफपीएससी एक इदारा है, जैसे आर्मी के अंदर आईएसएसबी का एक स्पेसिफाइड इदारा बनाया हुआ है, वो आर्मी ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह सीएसएस हो गया, सीएसएस के लिए आपकी एफपीएससी है, पीएमएस के लिए आपकी पीपीएससी है। ये जो इदारे हैं ये एक्चुअली सिलेक्ट करते हैं, ना कि इलेक्ट नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने ये कॉमन नारा सुना होगा, जब हम ये अभी रिसेंट टाइम्स में देखो तो जो इमरान खान है या दूसरी पार्टीज हैं, वो क्या कह रही होती है? सेलेक्टेड गवर्नमेंट, सेलेक्टेड गवर्नमेंट। आप लोगों ने ये सुना होगा, सेलेक्टेड गवर्नमेंट। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है जी? ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी ने उनको सिलेक्ट करके बिठा दिया है। इनका कहने का मकसद क्या होता है जी पीटीआई का? वो कह रही होती है सिलेक्टेड गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि पीछे से अमेरिका ने सिलेक्ट किया है और बिठा दिया। जबकि इसके बरअक्स गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट होती है या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सॉरी ब्यूरोक्रेट्स कह रहा हूँ, डेमोक्रेट्स होते हैं, वो इलेक्ट होकर आते हैं, वो अवाम से इलेक्ट होते हैं। अवाम उनको वोट देती है और उसकी वो इलेक्टेबल पर्सन होते हैं, ना कि सेलेक्टेबल नहीं होते। कोई स्पेसिफाइड 4 बंदे बैठकर नहीं सिलेक्टेड होते, वो पूरी अवाम के अंदर इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब देख लो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या सिविल ब्यूरोक्रेसी, दोनों ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो जो दोनों पार्ट हैं उनमें दोनों में क्या डिफरेंस, मुझे ये थोड़ा सा इलेबोरेट करो भाई, किस किस्म का डिफरेंस में आप दोनों का वर्किंग डिफरेंस है ना। फॉर एग्जांपल ये मिलिट्री एक अलग इंस्टीट्यूट है, सिविल जो है वो एक अलग इंस्टीट्यूट है, उसकी अपनी अपनी ब्रांचेस हैं, मिलिट्री की अपनी अपनी ब्रांचेस हैं।
या यूं समझ लो एक डिफेंस है और एक सिविल है। अब डिफेंस के अंदर भी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कॉर्प्स होती है, इसके अलावा रेंजर्स होते हैं। अच्छा, सेंटर जो सिक्योरिटी होती है उसके अंदर अलग इन्फेंट्री होती है, उसकी अपनी ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, विद इन अ कंट्री या विद इन अ सिटी मैनेज करने के लिए पुलिस होती है जो कि ऑलरेडी डिफेंस के अंडर आ रही होती है, वो अपनी अलग ब्रांच रखती है। ये सब ब्रांचेस जो हैं, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सॉल्व करने के लिए, मसाइल को सॉल्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जी, पास, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कह रहे होते हैं, सर्विसेज भी कह रहे होते हैं। इसी तरह कस्टम को डील करने के लिए अलग होता है, रेवेन्यू को डील करने के लिए अलग होता है। ये सारी ब्रांचेस हैं, और ये जितनी ब्रांचेस हैं, ऑल दीज ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव्स। ठीक है, ये इन सब को हम कहते हैं एग्जेक्टिव्स। ओके, ये बात समझ आ गई? ओके, और किसी के माइंड में कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो। चलो, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना एक और डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है आवाम के फायदे को सोचता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक जो भी आप लोग सिविल ऑफिसर्स बनते हैं या सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, उनका बेसिक काम ये होता है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करना। कौन से लॉ की? जो कि कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। ठीक है, उस लॉ के अंडर रहते हुए उनको फॉलो अप करना और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कोई इस तरह का लॉ नहीं होता। उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो लॉ को फॉलो अप करे या ना करे। इट्स अप टू दैट पर्सन। मींस एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, एक बैंक है, उस बैंक के अंदर मेंशन है कि भाई अगर आप समझते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समझता है कि वो पैसा जो कि कोई बंदा डिपॉजिट करवाने आ रहा है और उसको अर्जेंसी है और उसे जाना है, तो आप अपने बिहाफ पर उसको कॉन्फिडेंशियल लेटर दे सकते हैं। ये एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। ये कहाँ मिसाल? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर की। आप उस बंदे ने जी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उसने लेटर बनाकर दे दिया। जबकि गवर्नमेंट के अंदर ये है कि अगर कोई बंदा 5 रुपए भी देगा तो उसको उसका रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस किस तरह देना होगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया और फिर किस पर्पस के लिए जमा करवा रहा है और फिर क्या करेगा और कैसे होगा। मतलब ऑल दिस हायरार्की बेस्ड सिस्टम। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ना, ये बेसिकली बेस्ड ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस या लॉज पर कर होता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये डायरेक्टली लॉज को फॉलो अप कर रहे होते हैं या लॉ अंडर लॉज होते हैं। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो अंडर लॉज नहीं होते, उनके अपने फंडामेंटल लॉज होते हैं जो कि वो होते हैं चेंजेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक और जो देखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी प्रोग्रेस, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोग्रेस हायरार्की बेस्ड होती है। ये नहीं है कि आज अगर लेट्स सपोज आर्मी के अंदर कोई कैप्टन बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको उठा के डायरेक्ट जनरल बिठा देंगे, कभी भी नहीं बना सकते। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर एक पूरी हायरार्की है। मींस उसको सर्व करना है 5 साल एज अ कैप्टन, फिर 7 साल एज अ मेजर, फिर उसके बाद प्रोग्रेस करना है, फिर करते करते उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, फिर जाकर उसको जनरल बनाना है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा कोई नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस, वो डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस बेस पर। अगर कोई पर्सन ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर रहा है, तो उसका जो पर्पस है या उसकी प्रोग्रेस जो है शुड बी इनहांस्ड या शुड बी give him a very good response to that progress. Therefore,
उसका रिस्पॉन्स रेट या उसकी प्रोग्रेस ज्यादा होती है। प्राइवेट में आप लोगों ने देखा होगा लोगों की प्रोग्रेस या तरक्की ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू पब्लिक। ठीक है, सिमिलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट में जो डिफरेंस है, मेजर जो डिफरेंस है वो ये है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो सेंटर फोकस होता है वो होता है सर्विसेज, सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक। वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता, वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं होता। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक फोकस होता है, टारगेट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट बेस्ड, मींस प्रॉफिट बेस्ड। ठीक है, उनको कोई गर्ज नहीं है कोई सैलाब में बंदा मर रहा है या नहीं मर रहा, उनको फोकस है अपने प्रॉफिट से। ठीक है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है वो फोकस है टू द पब्लिक, बिकॉज ये बनाई ही पब्लिक के लिए गई है। Therefore, this is the public administration is not a profit-based organization. ठीक है, या it is not a profit administrative structure. जबकि प्राइवेट जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दैट इज प्रॉफिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसी वजह से आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट्स के जो कि पब्लिक बेस्ड हो और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से पब्लिक बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं आप लोग कॉमन देखते हो उसके अंदर प्रोग्रेस की लिमिट या प्रोग्रेस कम हो रही होती है एज कम्पेयर टू द अदर्स। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी उठा कर देख लो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, कॉमन सेंस की मिसाल ले लो आप। मुल्तान के अंदर ये एनालाइज करो, BZU को बने हुए मोर देन 3 and 4 डिकेड्स हो गए होंगे या फिर इससे भी ज्यादा हो गए होंगे, जबकि इसके मुकाबले में एयर यूनिवर्सिटी को बने हुए बहुत कम टाइम हुआ है। ठीक है, बट एयर यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश की, उन्होंने ज्यादा फैसिलिटेट किए लोगों को, ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस करें। इसी तरह साउथ पंजाब, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब या अपनी इस तरह की जो यूनिवर्सिटी बनी है वो भी आप लोग एनालाइज कर लो। सो इस तरह आप देखोगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन। रीजन, वो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, वो प्रॉफिट की उनका टारगेट प्रॉफिट होता है रादर देन सर्विंग टू द मासेस। जबकि जो आपकी पब्लिक बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पब्लिक बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उनका टारगेट होता है कि अवाम की खिदमत करना, अवाम के लोगों की मींस पब्लिक की खिदमत करना। इसी वजह से आप लोग देखो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा होते हैं वहाँ, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं और फिर फी भी कम होती है। उसका पर्पस क्या होता है जी? पब्लिक को सर्व करना। ठीक है, इसी तरह जो जो गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल ट्रेन्स को देखो, जो गवर्नमेंट की ट्रेन्स है उनकी टिकट्स कम होंगी, ऑल्दो उनकी स्ट्रक्चर भी, उनका हालत भी इतनी क्वालिफाई या अच्छी इफेक्टिव नहीं होगी। जबकि इसके बरक्स प्राइवेट बसेस को या प्राइवेट सर्विसेज को देख लो या प्राइवेट ट्रेन्स को देखो, उनकी फी या उनका जो टिकट्स होंगी वो भी एक्सपेंसिव होंगी, और उसके साथ साथ उनकी टिकट की एक्सपेंसिवनेस होने के साथ साथ उनकी फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी। ठीक है, इसी तरह PIA को कंपैरिजन कर लो बाकी सर्विसेज के साथ, इसी तरह स्टील मिल को कंपैरिजन कर लो बाकी सर्विसेज के साथ, तो यू विल रियलाइज दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द, सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस in the public sectors are not making effective profit instead of the private institution। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यहाँ तक अब किसी के माइंड में कुछ सवाल है, कोई बात है, जल्दी पूछो। अक्सा को चेक करता है कोई? ठीक है, स्टेट MN से कोई सेक्शंस। पहली बात मुझे समझ आ गई। दूसरी बात मुझे बताओ, ये क्या बात करने की कोशिश की है स्टेट MN से, ये अक्सर दोबारा बताएं। स्टेट में से कोई माइक ऑन करके पूछ ले, हैंड रेज किया करो और पूछ लिया करो, माइक ऑन करके वो कर लिया करो। चलो मैं पहली बात को डिफरेंशिएट करता हूँ। इलेबोरेट। हाँ जी, पूछें अक्सा।
जी सर, हाँ, मैं ये कह रही थी कि पब्लिक आवाज आपकी नहीं आ रही, अक्सर रिपीट करो। मुझे आवाज बस सर। नहीं। हाँ जी, अब बोलें। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चेक एंड बैलेंस होता है स्टेट की तरफ से? ठीक है। और और दूसरा सर, ये जो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं ना, उनके अपनी प्राइवेट मनी होती है, जो फिर गवर्नमेंट के फंड होते हैं ना, वो फिर प्राइवेट कंपनियों पर लगा देते हैं, और इसलिए ना फिर प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो ज्यादा बेहतर होती है पब्लिक से। ओके ओके ओके। पहला जो सवाल है कि पब्लिक क्या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है या नहीं होता। देखो, ये जितने इदारे बनाए जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उनका पर्पस यही होता है कि जितनी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन ये चेक एंड बैलेंस लिमिटेड लेवल तक होता है, ना कि कंप्लीट चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक एंड बैलेंसेस होते हैं ना, तो याद रखना उस कंट्री के अंदर प्राइवेट प्रोग्रेस या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव या प्राइवेट कंपनीज की प्रोग्रेस कम होती है। इसी वजह से नंबर ऑफ चेक एंड बैलेंसेस लिमिटेड रखे जाते हैं, ताकि लोग रिलैक्स होके अपने काम को प्रेफर दे सकें और प्रोग्रेस जनरेट करें या प्रोग्रेस क्रिएट करें। ठीक है। पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। ठीक है, बट वो लिमिटेड चेकिंग होती है। मसलन कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल ये अब खाद फैक्ट्री है। खाद फैक्ट्री जी पाक फर्टिलाइजर जो है ये प्रोड्यूस करी है, प्राइवेट इंडस्ट्री है। इसके ऊपर यही चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है कि सर आप कितनी प्रोडक्शन करें, आपकी इतनी प्रोडक्शन आपने क्या टैक्स पे किया है या नहीं किया, या इसके अलावा लिमिटेड कोई इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और हैवी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। दूसरा सवाल ये था कि फिर मेरे माइंड से निकल के दूसरे सवाल का क्या सवाल पूछ रहे थे आप। चलो। सर वो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का जो हेड होता है ना, उसने अपनी ही कोई ऐसी कंपनी बनाई होती है जिसको बनाया जाए। जैसे पीआईए का था तो उसने एयर ब्लू बनाई हुई थी दूसरी गवर्नमेंट में, तो ऐसे ओके। फिर वो गवर्नमेंट का फंड वो उस पर लगा देते हैं। इसी तरह ना जो प्राइवेट होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऐसे अच्छे से काम कर रही होती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल लो होता जा रहा है। ओके ओके, मुझे समझ आ गया। अक्सर का कहना है कि जनाब, जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो ही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे होते हैं, या प्राइवेट फर्म्स बनाई होती हैं उन्होंने। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ कानून ये कभी इजाजत नहीं देता कि एक पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कभी प्राइवेट फर्म का ऑनर भी हो। ठीक है, पहली बात याद रखना। हम जो बात करें ये जो पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, इसकी हम बात ये कर रहे हैं एग्जेक्टिव लेवल की, ना कि लेजिस्लेटर्स की। कानून आते हैं 5 साल के लिए, याद रखना, मैक्सिमम 5 साल के लिए, और फिर रिपीट होते हैं, फिर अगले साल फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर वो आते हैं। कानून दानों के लिए अलग सिनेरियो है और एग्जेक्टिव्स के लिए अलहदा लॉज हैं। कानून दान के पास ये राइट है कि वो एक कंपनी का ऑनर भी हो सककर, लाजमी नहीं है कि बिजनेसमैन हो और जाकर, मीन बिजनेसमैन भी हो सकता है, आम बंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आकर वो इलेक्शन लड़ सकता है और वो जीत सकता है, जो भी कर सकता है। लेकिन जो एग्जेक्टिव में होगा ना, एग्जेक्टिव बॉडी के ना, चाहे वो सिविल एग्जेक्टिव हो या वो मिलिट्री एग्जेक्टिव हो, उनके ऊपर कंपल्सेशन ये है कि वो किसी प्राइवेट फर्म के ऑनर नहीं हो सकते, बिकॉज
रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर किसी प्राइवेट फर्म का ऑनर या उसको रन करता है या उसको चलाता है, तो हाँ, वो तो अपनी कंपनी को लिवरेज दे सकता है, फायदा दे सकता है, फायदा इन टर्म्स ऑफ किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, सिक्योरिटी की, पैसे की, लिंक्स बनाने की, बहुत सारी फॉर्म में। तो इसी वजह से प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, वो he or she must be uh, uh, must did not on any type of firm, ठीक है? चाहे वो उसका इवन फर्म ऑन करने के अलावा क्या आपकी वो किसी प्राइवेट फर्म के अंदर सर्विसेज भी नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है? बेसिक लॉ ये जी। और किसी के माइंड में सवाल है या कोई बात है? आई थिंक शायद हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी इज अ लेजिस्लेटर, वो प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है? लेजिस्लेटर, कानूनदान, मैंने अभी आप लोगों को बताया कानूनदान जो था वो आपकी बिजनेसमैन हो सकते हैं। जैसा कि आप ये देखो, शाहिद खाकान अब्बासी देख लो, नवाज शरीफ को देख लो, नवाज शरीफ की स्टील मिल्स हैं, शहबाज शरीफ को देखो, इवन जहांगीर खान तरीन को देखो, शुगर मिल्स हैं, जिया ग्रुप को देख लो, या इवन जरदारी ग्रुप फैमिलीज को देख लो, उनके पास शुगर मिल्स, क्या इस तरह कॉटन मिल्स और बड़ा बड़ा चीजें। तो हर एक शाहिद खाकान अब्बासी की एयर ड्यू है, बिल्कुल ऐसी है। उसने अपने पीआईए से ठेके लेकर, वो एक फ्रॉड का मेथड है या करप्शन के अलग मेथड्स हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं वो उनको राइट है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो जो है फर्म के ऑनर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ लेजिस्लेटर भी हो सकते हैं। बट एग्जेक्टिव्स को ये अथॉरिटी या ऑर्डर नहीं है। ओके, चलें। और किसी का सवाल? ठीक है, और किसी का सवाल, कोई सवाल है तो जल्दी से बताओ, वरना आज का लेक्चर तो यहाँ तकरीबन एंड करते हैं क्विकली। चलो जी, आज हम यहाँ तक तकरीबन एंड करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट साइड, एक चीज अपने माइंड में मेक श्योर कर लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आप लोगों ने अभी पढ़नी, उसके लिए अभी एक किताब आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सब ने वो किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और वो बहुत सिंपल किताब है। आई थिंक वो राइटर भी मुल्तान के ही हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। और वो वेरी सिंपल अल्फाज में लिखी हुई है, और उसके अंदर बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसको समझना आप सबके लिए। और दैट बाय सुल्तान खान, ठीक है? वेरी सिंपल बुक, बहुत सिंपल बुक है, आप लोग ले लें और वो बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है? डे फर्स्ट मींस एक काम कर लो आप लोग, सपोज उसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं। सही, ये नाम आप दोबारा रिपीट चैप्टर्स कर को दीजिए। पहले चेक कर लो कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स का डाटा है। मैं रिपीट करता हूँ, कर रहे हैं, ठीक है? बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय सुल्तान खान। ओके जी, लिख देते हैं जी। पब्लिक एड बाय सुल्तान खान, ठीक है? हाँ, थैंक यू साहब, ठीक है? ये वाली बुक आप लोग ले लें, ठीक है? और इस बुक को एक नहीं, इनफ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, कोई किताब इनफ नहीं होगी। सिंपल एक किताब से कभी भी आप लोगों ने खाली पब्लिक एड को नहीं कवर अप करना। all of you should have the capacity to read the updated data, to read or implement the updated data with your contemporary issues। recent times के जो जो upgradations हो रही हैं, जो जो discussions हो रही हैं, उनके हिसाब से लिंक अप करोगे तब जाकर वो बेनिफिशियरी होगा, अदरवाइज वो बेनिफिशियरी नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, ठीक है? अभी आपको मैं पहली किताब इसलिए बताई है कि इसको पढ़ना स्टार्ट करो। इसको पढ़ोगे, मैं आई विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक, एंड देन आफ्टर दैट आई विल असाइन अनदर बुक और डेटा और नोट्स, देन यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके,
चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट। और जो अभी हमने किया है, डिफरेंसेस, छोटी मोटी चीजें डिस्कस की हैं, उनको जरा गो थ्रू कीजिएगा, एंड आई विल आस्क इन योर नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। और जो किसी को कॉन्सेप्ट समझ ना आए, उसको हम उस क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे और फिर कैरी ऑन करेंगे। चलें जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।